देखो बेटा अभी आपने चार्ल्स लॉ में पढ़ा लास्ट में कि जो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ये हाइपोथेटिकल है ना, माना हुआ है, एक्चुअल में नहीं होता है। तो इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बेटा जो कि माना हुआ है, हाइपोथेटिकल है, इस बात को हम एक ग्राफ से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एब्सोल्यूट जीरो को प्रूफ करने के लिए बेटा एक ग्राफ देखते हैं। क्या है ग्राफ, यहाँ लिख लो चाहे ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस तरफ चलेंगे बेटा, देखो इस लाइन से इधर राइट में, ये मैं पूरी लाइन खींच देता हूँ, इधर चलेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा बेटा। वॉल्यूम ले लें या टेम्परेचर लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर ले लो। इधर क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। टेम्परेचर किस में ले लेंगे हम, सेल्सियस में ले लेंगे। किस में ले लेंगे बेटा टेम्परेचर, सेल्सियस में। मान लिया बेटा ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर क्या मान लो 100 का गैप मान लो, ये 100 डिग्री सेल्सियस बेटा, ये 200 है, ये 300, ये बेटा ऐसे ही 400। फिर आप सबने मैथ में ग्राफ पढ़ा होगा बेटा, 0 से लेफ्ट में चलेंगे तो वैल्यू नेगेटिव माइनस में लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 100 माइनस 200 माइनस का 300 और बेटा ये माइनस का 400। ठीक, समझ आए यहाँ तक। इस ऊपर वाले एक्सिस पे बेटा ऊपर हम चलेंगे तो मान लो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ले लो किसमें, लीटर के अंदर। ठीक है, ये बेटा 100 200 ऐसा 300 ये 400। ठीक हो गया यहाँ तक। हमने क्या पढ़ा बेटा, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बेटा ये -273 को इन दोनों के बीच में होगा, मान लिया कहीं इसके आसपास है, ये मान लिया बेटा ये क्या है -273 डिग्री सेल्सियस। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा, वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन का बनता है ना ऐसे। तो ग्राफ मैंने क्या बनाया बेटा, स्ट्रेट लाइन का बना दिया टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो जब बच्चों ग्राफ स्ट्रेट लाइन का आया, टेम्परेचर -273 है, तो गैस का वॉल्यूम 0 थोड़ी ना है। देखो 0 का मतलब क्या होना चाहिए, ग्राफ इधर आना चाहिए ना, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। यानी बात समझ आई, ये टेम्परेचर हाइपोथेटिकल है, गैस का एक्चुअल में वॉल्यूम 0 नहीं होता है। इस बात को हमने ग्राफिकली भी यहाँ पे क्या किया बच्चों, प्रूफ कर दिया है। चार्ल्स लॉ को कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। जैसे बच्चों बॉयल्स लॉ के लिए पढ़ा था, देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो चार्ल्स लॉ का बेटा ये फॉर्मूला है ना बेसिक, V/T इक्वल टू क्या, कांस्टेंट है ना, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा। या इसको भी गोली मारो बेटा, ऐसे लिखा ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, ये लिखा आपने एट कांस्टेंट प्रेशर। चलें बेटा, मैं कल थोड़ा सा आपको डेंसिटी के बारे में पढ़ा रहा था, डेंसिटी। ठीक है, आज मैं फिर से उसको रिवाइज कराता हूँ आपको। आप सबने बेटा सुना है डेंसिटी, ये P टेढ़ा करते हैं, रो बोलते हैं, डेंसिटी का सिंबल है ये। इक्वल टू क्या बेटा, मास बाई वॉल्यूम। फाइंड करना हो तो बेटा क्या हो जाएगा, तो मैं एक बार यहाँ पुट कर रहा हूँ बेटा, वॉल्यूम की जगह मास बाई डेंसिटी यहाँ रख दिया मैंने। तो मास बाई डेंसिटी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक हो गया बेटा, कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा बेटा हम यहाँ से भी बोल सकते हैं ना कि अगर बेटा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। P कांस्टेंट ले लें तो अगर T ज़्यादा होगा, इन्वर्सली रिलेटेड है ना बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अगर ये T ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, क्योंकि किसी भी गैस का मोलिकुलर मास क्या होता है बेटा, फिक्स होगा ना, कांस्टेंट होगा। कल वाले लेक्चर में भी समझाया था मैंने। ऑक्सीजन है बेटा, 2 एटम का मास कितना है 32, 16 + 16। नाइट्रोजन है बेटा, 2 एटम का मास कितना है 22, तो फिक्स है ना। तो इस बात को थोड़ा समझते हैं बेटा, अगर हम गैस को बेटा गर्म कर दें, हीट कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी।
डेंसिटी कम होने का मतलब गैस हल्की हो जाएगी। डेंसिटी कम का मतलब हल्का होना है। इसका यूज़ करते हुए बेटा हॉट एयर को, गर्म हवा को भरते हैं एयर बैलून्स के अंदर जो आसमान में छोड़े जाते हैं। किस लिए? वेदर ऑब्जर्वेशन, मौसम का पता लगाने के लिए। मीटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मीटेरियोलॉजिकल मतलब बेटा ग्रह नक्षत्र इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो एयर बैलून्स हवा में छोड़े जाते हैं। क्योंकि अगर बेटा उनके अंदर हवा हम ठंडी भरेंगे, हवा भारी होगी, भारी होगी तो क्या होगा, बैलून एयर में थोड़ी रहेगा, वो तो नीचे गिर जाएगा, हल्की चीज़ ही उड़ेगी ना, तो इसका वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस पहले इस लाइन को लिखना, क्या बोलेंगे, एट हाई टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस इज लो। इसका यूज करते हुए बाय यूजिंग दिस हॉट एयर इज फिल्ड इन, भरे जाता है कहाँ पे बेटा, एयर बैलून्स, एयर बैलून्स के अंदर, जिसका यूज करते हैं यूज फॉर वेदर एंड मीटेरियोलॉजिकल, वेदर एंड मीटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। तो ये बच्चों यहाँ तक चार्ल्स लॉ जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तो बेटा बॉयल्स लॉ पढ़ा, उसमें आपने किसको कांस्टेंट करते हुए पढ़ा, उसको समझा, टेम्परेचर को। चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट किया। अब बच्चों तीसरा लॉ आता है एमंटन्स लॉ, या उसको गे-लुसेक्स लॉ भी बोलते हैं। उसके अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, क्या वो कांस्टेंट, उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट हुआ। अब बात करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए। तो थर्ड लॉ बच्चों यहाँ पे एमंटन्स लॉ, या बेटा एक और नाम इसका गे-लुसेक लॉ। तो क्या बेटा इसने डेफिनेशन बताई, ये कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसमें नाम आ गया किसका, वॉल्यूम का। शायद पहले मैं क्या बोल गया मेरे को ध्यान नहीं है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको खुद सोचे बेटा आप, अगर किसी गैस को गर्म करेंगे हम तो गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, और बेटा कहीं भी वो टकरा रहे हैं, प्रेशर है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, ज़्यादा एनर्जी होगी तो बच्चों क्या करेंगे, वो ज़्यादा टकराएंगे और प्रेशर क्या लगेगा उनका, ज़्यादा लगेगा। और अगर हम क्या करेंगे, उनको कम गर्म करेंगे तो कम एनर्जी होगी बेटा, कम जाके स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर क्या लगेगा उनका, कम लगेगा। आइए बस समझ। तो लिखते हैं डेफिनेशन, क्या बोला इसने, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को घटाना बढ़ाना नहीं, प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस का प्रेशर इज क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कर दिया ऊपर, क्या लिखेंगे बेटा, टेम्परेचर। यानी बोल देंगे बेटा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो बेटा प्रेशर क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं। V इक्वल टू क्या आ जाएगा, K लगा देंगे बेटा यहाँ पे, अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना आप, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पहले भी आया ये। इसको और सोल्व करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, P इक्वल टू आ गया बेटा KT। और क्या लिखेंगे, P बाई T इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, K लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, P बाई T, K की जगह क्या लिख देंगे बेटा, कांस्टेंट। तो P बाई T क्या बेटा, कांस्टेंट है, फॉर्मूला आ गया। कब तक कांस्टेंट है, जब तक वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है।
अगर वॉल्यूम चेंज होगा बेटा तो क्या होगा, P बाई टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। P बाई टी कॉन्स्टेंट है, कब तक कॉन्स्टेंट है, जब तक V कॉन्स्टेंट है। अगर V बदलेगा तो P बाई टी का रेशो बदलेगा। इससे पहले वाले इलाज में भी आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो बेटा उसी चीज़ को यहाँ थोड़ा सा लागू करेंगे। मैंने अपनी तरफ से मान लिया बच्चों कि वॉल्यूम क्या है, V1 है। वॉल्यूम मान लिया बेटा क्या है, V1 है। तो यहाँ क्या बोल सकते हो तब, P1 बाई T1। प्रेशर कितना होगा, P1 होगा बेटा, टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा। ये वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। मान लिया इक्वेशन है 1। अब बेटा P1 बाई T1 तभी है ना जब वॉल्यूम कितना है, V1 है। अगर वॉल्यूम बदलेगा तो P1 बाई T1 भी बदल जाएगा। तो मान लिया बेटा हमने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, वॉल्यूम आ गया यहाँ पे V2 आ गया। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से बेटा, P2 बाई T2 इक्वल टू क्या आ गया है, कांस्टेंट। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर आपकी 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट हमने पहले भी डिराइव किए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखे बेटा राइट हैंड साइड कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो P1 बाई T1 इक्वल टू बेटा P2 बाई T2 क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट। तो ऐसा बेटा एक फाइनल फॉर्मूला बना सकते हैं, इसका लिखा है। तो ग्राफ बेटा सिंपल है। अभी तक के आपने जो 2-3 ग्राफ देखे बेटा उन्हीं को रिपीट करना है एक तरह से। देखें V कांस्टेंट था बच्चों, तो ग्राफ किसका बनेगा, P वर्सेस T का ना। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मैं सीधा क्यों लिख रहा हूँ बेटा, आप शायद समझ गए होंगे। ऊपर हम चलेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो आपने पढ़ा ना P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर T इंक्रीज होगा तो बेटा P भी इंक्रीज होगा। तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का। देखो बेटा मान लो ये T है तो ये प्रेशर है, T बेटा इंक्रीज हो गया, देखो ये इंक्रीज हो गया ना, तो देखो P भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बेटा T इंक्रीज हुआ तो P भी क्या हुआ, ऐसा चलता रहा। चाहे आप अलग अलग टेम्परेचर पे बना करके इसको बता दे ग्राफ को, तो भी क्या होगा बेटा, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। ऐसे चाहे आप कितने भी टेम्परेचर पे बनाएं, मान लिया बेटा ये T1 पे बनाया, ये T2 पे बनाया, ये T3 पे, ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। चार्ल्स लॉ में एक ऑब्जर्वेशन थी ना बेटा, लास्ट में कराया था मैंने, कि अगर हम क्या करते हैं, T को इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 पार्ट से इंक्रीज होगा, या गैस का वॉल्यूम बच्चों अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 पार्ट से डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। ये ध्यान होगी बात। उसको बेटा हम इस पर भी तो लागू कर सकते हैं कि किसी भी गैस का प्रेशर अपने ओरिजिनल प्रेशर के 1/273 पार्ट से इंक्रीज होगा, या 1/273 पार्ट से बच्चों क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन सी कंडीशन में, जब वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को भी लिख लेते हैं एक लाइन में, ठीक है। मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूँ बेटा। तो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर का कितना इंक्रीज है बेटा, 1/273 विद एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मान लो मैंने कितने से टेम्परेचर राइज किया बेटा, प्लस का साइन लगा दिया मैंने, T डिग्री से। इनिशियल प्रेशर का 1/273 से इंक्रीज है विद एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। T डिग्री से राइज किया तो बेटा T डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक बेटा हम इसका रिजल्ट ऐसे यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक इसका रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पे, अनदर रिजल्ट ऑफ अमंटन्स ला। अमंटन्स ला का बेटा अगला टाइम में थोड़ा सा इसमें बदल करके भी STP को पढ़ा जाता है। मैं नहीं कह रही बात गलत है, ये 100% ठीक है, लेकिन इसमें जो बदल करके पढ़ते हैं वो भी STP है। क्या बदल करते हैं, टेम्परेचर ये रखते हैं बेटा, बस प्रेशर की वैल्यू को क्या कर देते हैं, 1 एटमॉस्फेयर से बदल करके बेटा क्या ले लेंगे, 1 बार। क्या ले लेंगे बेटा, कितना, 1 बार। और बेटा जो वॉल्यूम होता है उसको थोड़ा बदल के 22.7 लीटर ले लेते हैं। 2 बदल बताए मैंने। प्रेशर बेटा, तो इसको भी लिखते हैं एक लाइन में, इन प्रेजेंट डेज, आज के टाइम में, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर बेटा 1 बार, और वॉल्यूम 22.7 लीटर इज टेकन एज
STP। और एक चीज़ और, एक स्केल और चलता है आजकल, वो है स्टैंडर्ड एम्बीडेंटेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, SATP। मतलब STP था ना बेटा, उसमें क्या जोड़ दिया, बस एम्बीडेंटेंट जोड़ दिया। तो ये जोड़ने वाले क्या कहते हैं, एक बार इसको समझे बेटा। जब टेम्परेचर ले लें हम, ये हम क्या जो इन्होंने बताया 25 डिग्री सेल्सियस, और बेटा केल्विन बनाना तो कितना ऐड कर देंगे, 273 ऐड करेंगे इसमें। तो 273 ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से क्या आएगा, 298 आ जाएगा क्या, ऐसे आ गया ना। और बेटा प्रेशर ये कहते हैं, इनकी नकल मारी थोड़ी सी, कहते हैं भाई 1 बार ले लेंगे, चलो जी ले लिया जी। वॉल्यूम तो टोटली अलग है बेटा, 24.387 ऐसा इतना लीटर लेते हैं। ये जब तीन चीज़ें आ जाएंगी तो उसको बोल देंगे बेटा स्टैंडर्ड एम्बीडिएंट है ये, एम्बीडेंट नहीं, एम्बीडिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन। तो पहला STP है बेटा, फिर STP की बदल वाली बात है, फिर एक नया स्केल आपको मैंने इधर बताया। तो बेटा जो मैं कह रहा था ना कि लास्ट से पहले 2 टॉपिक डालूंगा, तो एक टॉपिक तो ये हो गया बेटा कंडीशन वाला, एक टॉपिक है इक्वेशन पढ़ेंगे भी हम। उस इक्वेशन को बच्चों बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है बेटा जो किसी भी गैस के वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इकट्ठा इफेक्ट बताती है। अभी तक आपने बेटा जितने लॉ पढ़े उसमें आपने क्या देखा, मान लिया बॉयल्स लॉ में T को कांस्टेंट किया, तो वॉल्यूम पे बेटा प्रेशर का क्या इफेक्ट है, ध्यान होगा। उससे अगले बेटा प्रेशर को क्या किया आपने, कांस्टेंट किया, ठीक है। तो वॉल्यूम पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, देखा था ना। पहले में बेटा T कांस्टेंट है तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट है, प्रेशर का। दूसरे में चार्ल्स लॉ में बेटा P कांस्टेंट है तो वॉल्यूम पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। नहीं एक बार में एक चीज़ का इफेक्ट देखा, लेकिन ये इक्वेशन गैस के वॉल्यूम पे बेटा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट एक साथ बताती है। तो लिखते हैं बेटा इसको, इट गिव्स साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ both temperature and pressure on volume of gas। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, इक्वेशन क्या है, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन है बच्चों PV = nRT। इसमें कई चीज़ें देखी हुई लग रही होंगी, कई चीज़ें बेटा ऐसी लग रही होंगी जो आपने देखी नहीं होंगी, वो बताता हूँ। P से बेटा प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर। V से हो गया बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम। N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के नंबर ऑफ मोल्स। R हो गया बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये बेटा कांस्टेंट है, अभी इतना याद कर लेना है। आप में से कई बच्चों को डाउट होगा सर वैल्यू क्या, वैल्यू बताऊंगा मैं अभी। N हो गया, R हो गया, T4 टेम्परेचर हो गया। तो ऐसी ये इक्वेशन है। अब फिर अगली बात बेटा आपके माइंड में ये भी जनरेट हो सकती है कि सर ये हम कैसे मान लें, आपने तो वैसे लिख दिया ला करके। तो मैं इसका आपको प्रूफ भी बताऊंगा, इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा अभी कि ये कैसे आ जाती है इक्वेशन ऐसे एकदम बन करके। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का भी डेरिवेशन नंबर 1। यानी 2 तरीके बेटा डेरिवेशन के, मैं पहला तरीका बता रहा इसलिए लिखा मैंने डेरिवेशन नंबर 1। क्या है पहला तरीका, बड़ा आसान है। जो अभी तक आपने लॉ पढ़े हैं ना बेटा उन्हीं को लागू करना है। तो पहला लॉ क्या पढ़ा था आपने, फर्स्ट वाला लॉ बॉयल्स लॉ। तो मान लो मैंने लागू कर दिया बेटा बॉयल्स लॉ को। ये था ना कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आप देख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
ये मान लिया बेटा इक्वेशन 1 है, ऐसा लिख दिया। फिर बच्चों आपने दूसरा लॉ कौन सा पढ़ा? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है बेटा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कौन सी कंडीशन में? एट कांस्टेंट प्रेशर। और एक लॉ आपको पढ़ाना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, सर जी आगे टप गए हैं, मैं यहाँ पढ़ा भी देता हूँ समझा भी देता हूँ। एक लॉ था बेटा एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो नंबर कभी सुना होगा, साइंटिस्ट का नाम है। इसने बोला बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। गैस का वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कंडीशन क्या ली बेटा इसने? ये कंडीशन ली, T और P दोनों क्या है? कांस्टेंट है। बस ये तीसरा लॉ रह गया था, मैंने एक लाइन बता दी आपको, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कुल मिला के बेटा ये तीन बातें पढ़ ली, तीनों में हमने वॉल्यूम की बात करी है। तो अगर इकट्ठा करेंगे बेटा तीनों को तो क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या? नंबर ऑफ मोल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों? टेम्परेचर। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? P। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे बेटा तो क्या लिख सकते हैं ऐसे? इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ जाएगा बेटा R, जो उधर आया हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे अलग से बेटा R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R इज क्या बोला मैंने? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड बच्चों क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक बार बेटा इसको P को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इधर। तो अगर P क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो PV इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? यही मैंने फॉर्मूला लिखा था आइडियल गैस इक्वेशन का बच्चों, और उसी बात को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको ड्राइव करके प्रूफ करके बता दिया। अब बेटा देखते हैं इसी का डेरिवेशन 2। आपको जो इजी लगे आप उससे ड्राइव करके बता दें, कभी डेरिवेशन आता है तो। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। क्या डेरिवेशन 2 बेटा? मान लिया मैंने कोई गैस है बेटा, उसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। ये कोई गैस है बेटा, उसका वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर मान लिया। इसके ऊपर बेटा हमने किसको लागू कर दिया, किसको अप्लाई कर दिया? मान लो इस पर लगा दिया बेटा मैंने बॉयल्स लॉ। जैसे लगाया था अभी, तो बॉयल्स लॉ में बेटा क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो T1 ही रहेगा बेटा, प्रेशर चेंज होके P2 हो जाएगा, और वॉल्यूम बेटा मान लो स्मॉल v हो जाएगा। मैं V2 नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बेटा? स्मॉल v लिख रहा हूँ। टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो गया, P2 हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया बेटा, स्मॉल v हो गया। अब ये जो गैस की कंडीशन आ गई बेटा, इसके ऊपर हमने लगा दिया किसको? चार्ल्स लॉ को। किसको अप्लाई किया बच्चों? चार्ल्स लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो बेटा गैस के लिए कंडीशन बदली, इसमें हमने किसको कांस्टेंट किया? प्रेशर को। वॉल्यूम बेटा बदल के स्मॉल v से क्या हो गया इधर? V2 हो गया, और बेटा टेम्परेचर बदल के क्या हो गया? T2 हो गया। चार्ल्स लॉ लागू हुआ तो बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदल गया और टेम्परेचर भी बदल गया। इस काम को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ लगाए। डायरेक्ट मतलब क्या समझा रहा हूँ बेटा? कोई गैस है, इनिशियली बेटा प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, फाइनली क्या हो गया? प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? T2 हो गया। खैर मैं यहाँ बॉयल्स लॉ लगाया तो इसको लागू करता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा? P1 V1 इक्वल टू क्या? P2 V2। P1 V1 इक्वल टू क्या? P2 V2। V2 जो क्या है? स्मॉल वैल्यू है V की। अच्छा V फाइंड करना तो बेटा क्या आएगा? P1 V1 अपॉन में क्या आएगा? P2। ये कहाँ से आया लिख भी लो बेटा, हमने इस पर किसको लागू किया है? बॉयल्स लॉ को। और स्मॉल v की वैल्यू को निकाल दिया। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे ताकि ये अलग से आपको याद रहे। अब बेटा इसके बाद इस पर चार्ल्स लागू करना है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? आपको याद होगा V1 बाई T1, V1 बाई T1, V1 की जगह स्मॉल v है,
इक्वल टू क्या, V2 बाई T2, क्योंकि P तो कांस्टेंट है, इक्वल टू बेटा V2 बाई T2। अब स्मॉल v की वैल्यू को उठा के बेटा यहाँ रख दो। मान लिया बेटा ये इक्वेशन 1 माना था, इसको मान लो क्या बेटा इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल v, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल v किसके अंदर, इक्वेशन सेकेंड के अंदर। तो क्या बन जाएगा बेटा, रखो इसको, P1 V1 बाई P2 इक्वल टू T1 V2 अपॉन में T2। तो बेटा देखो इस रिजल्ट को उठा के मैंने यहाँ रखा है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है और, ठीक है। और अगला दिमाग क्या लगाना है बेटा, जिसमें जो वैल्यू है ना 1 1 वाले उनको एक साइड कर लो, और 2 2 वालों को बेटा क्या कर लो, एक साइड कर लो। 1 वालों को एक साइड कर लो, वो चाहे प्रेशर है, चाहे टेम्परेचर है, चाहे वॉल्यूम, और बेटा 2 वालों को क्या कर लो, एक साइड कर लो। तो इसको बदल दो, यहाँ से क्या बन गया, P1 V1, T1 इधर आ जाएगा बेटा 1 वाला, ये 2 वाला है ना अकेला, देखो अकेला इधर चला जाएगा, P2 V2 बाई में T2। अब यहाँ से आपने दिमाग लगाना बेटा, बेटा ध्यान से सोचना है। यहाँ क्या सिखाया था मैंने आपको, V1 बाई T1 इक्वल टू क्या है, V2 बाई T2, कुछ वैसी बात आई है ना उधर। और ये कहाँ से आया था बेटा, V बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, उसको बदल करके आया था, याद आ रहा है कुछ। या बेटा ये वाला याद करो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये कहाँ से आया था, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप नोटबुक पलट के देख सकते हो, लिखा था ना PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर T1 लिया था बेटा, तो क्या हो गया था, P1 V1 हो गया था। ऐसे मैं अभी लिखता हूँ बेटा, देखो ये लिखा था ना इधर, उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। PV इक्वल टू क्या था बेटा, कॉन्स्टेंट था ना, जब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। अगर हमने बच्चों टेम्परेचर T1 लिया था तो P1 V1 इक्वल टू क्या आता था, कॉन्स्टेंट आता था ना, ऐसे इक्वेशन 1 बनाते थे। और अगर बेटा टेम्परेचर T2 लिखते थे तो क्या बनता था, P2 V2 इक्वल टू क्या आता था, 2 बनता था। फिर कंपेयर करते थे तो ये आता था। तो ऐसे बेटा इसको लिख सकते हो, PV बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे आपने लिखा है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिराइव करके ही आया बेटा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो इसको भी बेटा आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से PV बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख सकते हो। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को। T को ले जाके बेटा एक बार उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, PV इक्वल टू क्या बेटा, कॉन्स्टेंट इंटू में T। यहाँ जो एक कॉन्स्टेंट आएगा ना बेटा, कॉन्स्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। मैं कॉन्स्टेंट की बात कर रहा हूँ, बस कॉन्स्टेंट पकड़ लिया पहली बार, वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। इसको बेटा और चेंज करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ कॉन्स्टेंट लगाओगे NR, R वही बेटा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, N इंटू R, वहाँ रख दो बेटा। तो PV इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट की जगह N इंटू R इंटू T। तो हैंस प्रूव हो गया ना, PV इक्वल टू NRT। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ पूरा डेरिवेशन, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। गैस का वो इनिशियल वॉल्यूम लिया बेटा V1, प्रेशर लिया P1, टेम्परेचर लिया T1, बॉयल्स लॉ लागू कर दिया बेटा। तो क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर बदल के P2 हो गया, वॉल्यूम बदल के बेटा स्मॉल v हो गया। अब V2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस पे चार्ल्स लॉ लगा दिया बेटा, P कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदल के V2 हो गया, टेम्परेचर बदल के T2 हो गया। पहले वाले को पकड़ लिया बेटा, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P2 V2 की जगह स्मॉल v है, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। दूसरे वाले को पकड़ लिया बेटा, चार्ल्स लॉ, V1 बाई T1, V1 की जगह क्या है, स्मॉल v, V2 बाई T2, स्मॉल v की वैल्यू बेटा पहले इक्वेशन से यहाँ रख दी है, ये रख दीजिए वैल्यू। वैल्यू रखने के बाद बेटा 1 वालों को एक साइड रखा है, 2 साइड वो एक साइड कर दिया। फिर वो समझाया बेटा P1 V1 बाई T1 कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही तो है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको डिराइव करके रिजल्ट आया P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो PV बाई T क्या है, कॉन्स्टेंट है। उसका जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बेटा कॉन्स्टेंट R लगेगा। तो PV इक्वल के कॉन्स्टेंट के जगह क्या आ गया बेटा, NR आ गया। तो PV इक्वल टू NRT प्रूफ हो गया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन किसी को? बच्चों अभी तक R आया ना दोनों डेरिवेशन में, हमने ये कहा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है और ये भी कहा, इसको बाद में देखेंगे, तो इसको अब देख ही लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा, R की क्या वैल्यू हो सकती है, इसकी क्या यूनिट हो सकती है, इसको कैसे हम समझा सकते हैं। बेटा शुरुआत करेंगे वैल्यू ऑफ, वैल्यू एंड यूनिट दोनों चीज़ें लिख लेते हैं।
एंड यूनिट ऑफ आर से। तो ऐसा कोई हुआ नहीं है कि लिख दिया तो पता नहीं क्या होगा, जो फॉर्मूला उसी में से तो आर बनना है। आपने बेटा फॉर्मूला लिखा पीवी इक्वल टू क्या, एनआरटी। आर फाइंड करना हो बच्चों तो क्या कर देंगे, पीवी अपॉन में एन इंटू टी। आर फाइंड करने का ही तो तरीका है। प्रेशर क्या लिखते हैं बच्चों, प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम एन इंटू टी, ऐसे लिखते हैं ना। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम वैसे का वैसे लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर वैसे लिख दिया। फिजिक्स में बेटा आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा या पढ़ लोगे, फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ। ठीक, उसका यूज करना होगा तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम आप साइंस में मैथ में सब पढ़ते आ रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू बेटा हाइट, अपॉन में क्या है एरिया, नंबर ऑफ मोल इंटू टेम्परेचर। देखो बेटा ये एरिया बन सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कट जाएगा, काट देंगे। फिर फिजिक्स में बेटा एक और चीज पढ़ते होगे आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द वर्क डन। सुना है ऐसा कभी, सुन लेंगे। जैसे कोई मान लो मार्कर है बेटा, मैंने फोर्स लगा के इसको धक्का दे के वहाँ फेंक दिया तो वर्क डन हो गया ना। ये तो एक सदस्य से इसको मान लिया बेटा ये फोर्स है और जो हाइट है क्या वो डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ऊपर वाली वैल्यू को वर्क डन लिख सकते हैं। और बच्चों एन को क्या लिख सकते हैं आप, मोल लिख सकते हैं। टी को क्या लिख सकते हैं बेटा आप, टेम्परेचर लिख सकते हैं। तो एक आर के बारे में थोड़ी सी बात समझ आ गई बेटा, क्या है ये, वर्क डन पर मोल। और बेटा क्या लिख सकते हैं ऐसे, टेम्परेचर इनवर्स लिख सकते हैं। एक तरह से क्या बेटा ये वर्क डन है पर मोल पर डिग्री टेम्परेचर। थोड़ा अगर बेटा यूनिट की बात करेंगे तो इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री तो नहीं कहूँगा, मान लो फिजिक्स ही कहता हूँ मैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं बेटा। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। मोल तो बेटा क्या है, मोल ही है। और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा बेटा, केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन। और बेटा अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं आप, वर्क डन के लिए बेटा क्या लिखते हैं, अर्ग। और मोल तो बेटा मोल ही है, और टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे बेटा एक छोटा सा डेरिवेशन बनता है। मैंने वैल्यू नहीं बताई इसकी, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो क्या बोल रहा हूँ मैंने आर की वैल्यू नहीं बताई है, तो मैं आपको वैल्यू फाइंड करना इसमें सिखाता हूँ। तो वैल्यू में भी बेटा कोई नई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये लिखा पी वी इक्वल टू एन आर टी, आर की वैल्यू आगे बेटा यहाँ पी पुट कर दो, वी पुट कर दो, एन और टी, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं, देंगे वैल्यू ऑफ आर एट एन टी पी। एन टी पी बेटा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन ले ली बेटा, किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। आर की वैल्यू ले ली बेटा एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में, किसके लिए बेटा, 1 मोल गैस के लिए। तो एक बात तो इस फॉर्मूले में बेटा कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 है। खेल खत्म। एक पी कितना होता है बेटा, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में पी होता है बेटा 1 एटमॉस्फेयर। ये भी याद हो जाएगा नॉर्मल क्या है। फिर बेटा वी क्या होता है, वी होता है बेटा एनटीपी पे 22.4 लीटर। फिर कहोगे सर टी क्या होता है, 273 केल्विन। तो लगभग वैसा ही आ गया ना बेटा एसटीपी की तरह ही, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ये 1 मोल माना बेटा, तो यहाँ पुट करना देखो ध्यान से, 1 एटमॉस्फेयर 22.4 लीटर, मोल कितना बेटा 1, टेम्परेचर 273 केल्विन। तो इसको पुट करके बेटा आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 0.0821। इन सबको रख के बेटा, ठीक है। आपने यूनिट के बारे में भी कुछ नहीं सोचना, बड़ी सिंपल यूनिट है। देखो प्रेशर के लिए क्या लिखा हुआ बेटा, एटमॉस्फेयर, यही लिख दो। वॉल्यूम के लिए क्या लिखा हुआ बेटा, लीटर।
मोल के लिए क्या लिखते हैं बेटा, मोल। टेम्परेचर के लिए बेटा क्या लिख दो, केल्विन लिख दो, पर डिग्री लिख दो, एक ही बात है। पर डिग्री लिखा है बेटा कहीं या केल्विन लिखा है, एक ही बात है। जैसे मान लिया बेटा डिग्री सेल्सियस पूरा लिखा है तो सेल्सियस है, और अगर बेटा पर डिग्री हो तो उसका मतलब क्या है, वो केल्विन ही है। आया कुछ समझ? एक चीज़ बेटा मैं यहीं से जोड़ के बता देता हूँ, ये कंडीशन मैंने कोई बदल नहीं की, एनटीपी माना है। मैंने क्या बदल कर दिया, बस थोड़ी सी बेटा एक चीज़ बदल क्या, बस वॉल्यूम बदल दिया बेटा। वॉल्यूम ले लिया 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, या बेटा इसको हम 22,400 मिलीलीटर रख लेते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या बेटा 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 22.4 लीटर के आप मिलीलीटर बना लो या सेंटीमीटर क्यूब बना लो, इतना ही किया मैंने, बाकी कोई बदल नहीं है, बस ये जीरो फालतू लगी ना। तो ऐसा करने से बेटा जो आर की वैल्यू वो थोड़ी सी बदल जाएगी, बस 82.1। एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर है बेटा, बस लीटर की जगह क्या रख दो, या तो सेंटीमीटर क्यूब रख दो या मिलीलीटर रख दो। सेंटीमीटर क्यूब लिख लो बेटा, ये इसको क्या लिख लो, मिलीलीटर। बाकी वैल्यू क्या है, वही की वही है बेटा, पर मोल पर डिग्री। तो ऐसे इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं।